परियों का राजमहल। एक बहुत दूर जहां बादल सोते थे वहां परियों का राजमहल था। ये कोई आम महल नहीं था। इसकी दीवारें हंसी से गुनगुनाती थी और इसका हर कोना खुशी से चमकता था। इस महल में एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम अनन्या था। अनन्या को महल के बगीचे सबसे ज्यादा पसंद थे। वहां रंग बिरंगे फूल थे जो रात में भी चमकते थे और छोटे छोटे तलबद जिसमें सितारे नहाते थे। एक दिन अनन्या अपनी सहेली मीरा के साथ खेल रही थी। अचानक उन्होंने महसूस किया कि महल की हंसी थोड़ी कम हो गई है। मीरा, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? अनन्या ने पूछा। मीरा ने सर हिलाया। हाँ अनन्या, कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों सहेलियां आगे बातें यूएस आवाज को ढूंढते हुए जो कम हो रही थी। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा जुगनू, जिसका नाम जुगनू था, एक तलब के किनारे उदास बैठा था। उसका चमकने वाला रोशनी बिल्कुल फीकी पड़ गई थी। तुम इतने उदास क्यों हो जुगनू? अनन्या ने नर्म आवाज में पूछा। जुगनू ने धीरे से कहा, मैं अकेला महसूस करता हूँ। महल की हंसी इतनी ऊंची है कि मेरी छोटी सी रोशनी उसके सामने खो जाती है। मेरी रोशनी इसलिए फीकी पड़ गई है क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। अनन्या और मीरा को जुगनू की बात सुनकर दुख हुआ। उन्हें समझ आया कि खुशी सिर्फ जोर से हंसने में नहीं होती बल्कि सबको साथ लेकर चलने में होती है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक फैसला किया। हम तुम्हारी मदद करेंगे जुगनू, मीरा ने कहा। चलो हमारे साथ। वो जुगनू को महल के पीछे एक खास जगह पर ले गए जहां चांदनी सबसे ज्यादा इकट्ठा होती थी। यूएस शांत जगह पर अनन्या और मीरा ने जुगनू के लिए एक मीठा गीत गाना शुरू किया। ये जोर से हंसने वाला गीत नहीं था बल्कि एक नर्म संगीत भरा गीत था जो दिल को सुकून देता था। जैसे ही उन्होंने गीत गाया, जुगनू की रोशनी धीरे धीरे चमकने लगी। पहले एक छोटी सी रोशनी, फिर एक बड़ी रोशनी, और फिर वो इतना चमकने लगा कि उसकी रोशनी से पूरा तलब रोशन हो गया। जुगनू ने खुशी से अनन्या और मीरा का शुक्रिया किया। उसने हवा में एक गोल घुमाया और अपनी नई रोशनी के साथ उड़ गया, दूसरे जुगनुओं के साथ मिलने के लिए। जब जुगनू की रोशनी महल तक पहुंची तो महल की हंसी में एक नई चमक ए गई। अफ्लाट वो सिर्फ जोर से हंसने की आवाज नहीं थी बल्कि उसमें जुगनू की नर्म रोशनी भी शामिल थी। अनन्या और मीरा ने सीखा कि सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों को खुश करते हैं। और तब से परियों का राजमहल हमेशा खुशी और हंसी से गुनगुनाता रहा, हर एक छोटी सी रोशनी को साथ लेकर। राजकुमारियों की दोस्ती। एक बहुत ही शानदार महल में राजकुमारी सिंड्रेला रहती थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन कभी कभी वो बहुत अकेला महसूस करती थी। दूर एक ऊंची मीनार में एक और राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रैपुंज़ेल था। उसके बाल बहुत लंबे थे। वो हमेशा खिड़की से बाहर देखती थी और एक दोस्त की कामना करती थी। उसी राज्य में एक जादुई जंगल था। वहां एक छोटी राजकुमारी लीला अपने प्यारे एक श्रृंगी के साथ रहती थी। लीला को नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन लीला और उसका एक श्रृंगी खेलते खेलते रैपुंज़ेल की मीनार के पास आ गए। लीला ने देखा कि रैपुंज़ेल खिड़की से उदास होकर देख रही थी। लीला ने रैपुंज़ेल को आवाज दी, नमस्ते, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? रैपुंज़ेल बहुत खुश हुई और नीचे अपने लंबे बाल लटका दिए। लीला और रैपुंज़ेल जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। लीला ने उसे सिंड्रेला के महल और उसके बारे में बताया। रैपुंज़ेल ने कहा, काश मैं भी वहां जा पाती। ये सुनकर लीला ने कहा, चिंता मत करो, हम सिंड्रेला के पास जाकर मदद मांगेंगे। लीला और उसका एक श्रृंगी तुरंत सिंड्रेला के महल की ओर चल दिए। सिंड्रेला ने लीला और उसके एक श्रृंगी का स्वागत किया। लीला ने रैपुंज़ेल की कहानी बताई। सिंड्रेला को रैपुंज़ेल की उदासी महसूस हुई और उसने मदद करने का फैसला किया। सिंड्रेला लीला और उसके एक श्रृंगी के साथ रैपुंज़ेल की मीनार पर गई। सिंड्रेला ने अपनी जादुई स्पर्श से रैपुंज़ेल के बालों को और भी मजबूत और लंबा कर दिया ताकि वो सुरक्षित रूप से नीचे उतर सके। आखिरकार रैपुंज़ेल नीचे आ गई। तीनों राजकुमारियां और एक श्रृंगी खुशी से एक दूसरे से मिले। उन्होंने हमेशा के लिए दोस्त रहने का वादा किया और एक साथ कई रोमांचक कहानियां बनाई। सपनों की पोशाकें। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम स्वप्ना था।
उसे कपड़े डिजाइन करना बहुत पसंद था। वो दिन भर अपनी पुरानी नोटबुक में सुंदर सुंदर पोशाकों के चित्र बनाती रहती थी। पर उसकी चाची रुक्मिणी बहुत सख्त थी। वो कहती थी, पोशाकें बनाना बेकार का काम है, जाओ घर का काम करो, और स्वप्ना को सारे काम करने पड़ते थे। एक दिन सफाई करते हुए स्वप्ना को एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक जादुई किताब थी जिस पर लिखा था सपनों की पोशाकें। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से एक सुनहरी पोशाक चमकने लगी। स्वप्ना ने वो पोशाक पहनी और वो एक राजकुमारी जैसी लगने लगी। उस दिन गांव में एक छोटा सा उत्सव था। वो उस पोशाक में गई और सब उसे देखकर दंग रह गए। अगली बार जब उसने किताब खोली तो एक लाल रंग का लहंगा और गहने चमके। ये गांव में एक शादी का उत्सव था। स्वप्ना ने वो पोशाक पहनी और वो सबसे अलग और खूबसूरत लग रही थी। दूसरी बार किताब में से एक बैंगनी रंग की पोशाक और एक गिटार निकला। गांव में एक संगीत समारोह था। स्वप्ना ने वो पोशाक पहनी और उसने एक मधुर गीत गाया। चौथी बार एक काली पोशाक और चमचमाती स्कर्ट निकली। ये एक रात के बाजार का समय था। स्वप्ना ने वो पोशाक पहनी और तारों की तरह चमक रही थी। पांचवी बार किताब में से भूरे रंग की आरामदायक पोशाक और जूते निकले। गांव में एक मेला लगा था। स्वप्ना ने वो पोशाक पहनी और वो मेले में खूब घूमी और मजे किए। अब गांव में सबसे बड़ा उत्सव था जिसमें राजकुमार उदय भी आने वाले थे। स्वप्ना ने किताब खोली और उसमें से एक सुंदर गुलाबी साड़ी निकली। उसने वो पहनी और उत्सव में गई। राजकुमार उदय ने स्वप्ना की पोशाक और उसके डिजाइन की बहुत तारीफ की, पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, स्वप्ना को याद आया कि उसे घर जाना है। जल्दी में उसकी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा वहीं गिर गया। राजकुमार ने वो टुकड़ा उठाया और पूरे गांव में उस लड़की को ढूंढने निकल पड़े जिसकी पोशाक का डिजाइन इतना खास था। वो हर घर गए पर कोई भी लड़की उस पोशाक के बारे में नहीं जानती थी। आखिर में वो स्वप्ना के घर पहुंचे। स्वप्ना ने उन्हें अपनी जादुई किताब दिखाई और अपनी सारी पोशाकें दिखाईं। राजकुमार बहुत खुश हुए और उन्होंने स्वप्ना को महल का शाही डिजाइनर बना दिया, और इस तरह स्वप्ना ने अपने सपनों को सच कर दिखाया। सुनहरा शाहबलूत, द गोल्डन एकॉर्न। एक घने जंगल में एक छोटा गिलहरी रहता था जिसका नाम था चीकू। वो बहुत शरारती और खुशमिजाज था। उसका घर एक बड़े बरगद के पेड़ पर था। एक दिन खेलते खेलते उसे एक पुराना फटा हुआ नक्शा मिला। नक्शे पर एक चमकता हुआ शाहबलूत का फल बना था जिसके नीचे लिखा था सुनहरा शाहबलूत। चीकू ने सुना था कि सुनहरा शाहबलूत जंगल में सबसे जादुई खजाना था। जो इसे ढूंढ लेता उसके दिल में हमेशा खुशी रहती थी। चीकू ने फैसला किया कि वो इस खजाने को ढूंढने जाएगा। उसकी यात्रा एक बहती हुई नदी के पास शुरू हुई। नदी पार करने के लिए उसे मदद की जरूरत थी। तभी उसने एक तोते को देखा जिसका नाम मिठू था। क्या तुम मुझे नदी पार करा सकते हो? चीकू ने पूछा। मिठू ने खुशी से कहा, जरूर, और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के पार ले गया। नदी के पार उन्हें एक शांत घास का मैदान मिला। वहां एक भालू बैठा था जिसका नाम भोलू था। वो बहुत उदास लग रहा था। तुम इतने उदास क्यों हो भोलू? चीकू ने पूछा। भोलू ने बताया कि वो अपनी शहद की डिब्बी खो चुका था। चीकू ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। चीकू ने अपनी तेज नजरों से आसपास देखा और एक झाड़ी के पीछे भोलू की शहद की डिब्बी ढूंढ निकाली। भोलू बहुत खुश हुआ और उसने चीकू को रास्ता दिखाया। भोलू ने चीकू को एक ऊंचे पहाड़ तक पहुंचाया। पहाड़ पर एक खरगोश मिला जिसका नाम मीना था। मीना ने कहा, खजाना पहाड़ की चोटी पर है लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। चीकू ने मीना के साथ मिलकर पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। वे धीरे धीरे लेकिन हिम्मत से आगे बढ़े। जैसे ही वे चोटी पर पहुंचे, उन्होंने एक चमकता हुआ शाहबलूत का फल देखा। ये सुनहरा शाहबलूत नहीं बल्कि एक साधारण शाहबलूत था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। चीकू थोड़ा उदास हुआ लेकिन फिर उसने अपने दोस्तों को देखा। उसे एहसास हुआ कि असली खजाना सुनहरा शाहबलूत नहीं बल्कि उसके दोस्त थे जिन्होंने उसकी यात्रा को इतना खास और यादगार बना दिया था। वो खुशी से मुस्कुराया और अपने दोस्तों के साथ घर लौट आया। एक समय की बात है कि एक जादुई बुढ़िया थी जिसका नाम अन्वेषा था। वो एक खूबसूरत नीले रंग की पोशाक पहनती थी और उसके बाल भूरे और चमकदार थे। अन्वेषा एक ऐसी दुनिया में रहती थी जहां सब कुछ खिलौनों से बना था। अन्वेषा को हर दिन नए रोमांच की तलाश रहती थी। वो अपनी छोटी सी दुनिया के हर कोने को जानना चाहती थी।
उसका सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा सा टेडी बेयर था जिसका नाम रूई था, जो हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन अन्वेषा को अपने बगीचे में एक चमकती हुई चाबी मिली। ये चाबी किसी भी दरवाजे से अलग दिखती थी जो उसने पहले देखा था। ये किस चीज की चाबी हो सकती है? उसने रूई से पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। रूई ने अपनी छोटी सी नाक से चाबी को छुआ। शायद ये किसी छिपे हुए खजाने की चाबी है, उसने फुसफुसाया। अन्वेषा उत्साहित हो गई। उन्होंने तुरंत चाबी के लिए एक ताला खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने खिलौनों की किताबों की दुकान, कैंडी की दुकान और यहाँ तक कि छोटे से खिलौने वाले पार्क में भी खोज की, लेकिन कोई भी ताला उस चाबी से मेल नहीं खाता था। अन्वेषा थोड़ी निराश होने लगी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उन्होंने एक पुरानी धूल भरी अलमारी देखी जो उनके घर के पीछे छिपी हुई थी। अन्वेषा ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था। बक्से पर एक छोटा सा ताला लगा था, बिल्कुल उसी चाबी जैसा जो अन्वेषा को मिली थी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने चाबी डाली और धीरे से घुमाया। क्लिक! एक नरम आवाज हुई। बक्सा खुला और अंदर एक चमकता हुआ नक्शा था। ये नक्शा उनकी दुनिया के उन हिस्सों को दिखाता था जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे, एक जादुई जंगल और एक चमकती हुई नदी। अन्वेषा और रूई ने फैसला किया कि वे इस नए रोमांच पर निकलेंगे। उन्होंने अपने छोटे से बैकपैक में कुछ कैंडी और पानी की बोतलें रखीं। उनकी जादुई दुनिया में और भी बहुत कुछ खोजना बाकी था, और इसलिए अन्वेषा और रूई ने अपनी जादुई यात्रा शुरू की, ये जानते हुए कि हर दिन एक नया रहस्य और एक नया दोस्त उनका इंतजार कर रहा था। उनकी दुनिया वास्तव में असीमित थी। परी लोक की चमक। काव्या को रंग और ब्रश से बहुत प्यार था। वो हर दिन अपने घर के पास वाले जंगल में जाती और प्रकृति की सुंदरता को अपनी कला में कैद करती। एक दिन जब वो एक जादुई फूल बना रही थी तो उसने एक हल्की सी चमक देखी। ये चमक एक छोटी सी परी की थी जिसका नाम आरवी था। आरवी ने काव्या को बताया कि परियों की दुनिया, जिसे परी लोग कहते हैं, धीरे धीरे अपनी चमक खो रही है। हमारी चमक इंसानों के प्रकृति से दूर होने के कारण कम हो रही है, आरवी ने उदास होकर कहा। जब इंसान प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमारी जादुई शक्ति बढ़ती है। काव्या ने तुरंत मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी पेंटिंग में परीलोक को फिर से रंगना शुरू कर दिया, हर ब्रश स्ट्रोक में प्यार और आशा भरते हुए। जैसे जैसे काव्या पेंट करती गई, परीलोक में जादू वापस आने लगा। मुरझाए हुए फूल फिर से खिलने लगे और हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। काव्या की पेंटिंग पूरी हुई। उसने अपनी कला से दोनों दुनियाओं को जोड़ दिया था। आरवी ने खुशी से कहा, तुम्हारी कला ने हमें बचाया काव्या। अब हमें पता है कि इंसानों और परियों को हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। उस दिन के बाद काव्या हर दिन जंगल में जाती और अपनी पेंटिंग से परीलोक को और भी सुंदर बनाती। और परियों ने भी इंसानों को प्रकृति से प्यार करना सिखाया ताकि दोनों दुनियाओं की चमक हमेशा बनी रहे।